गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आज हम प्रारंभ करने वाले हैं हमारी यूनिट 3 के अंतर्गत जो है वो हमारी शिक्षा में चुनौतियों से संबंधित ये हमारी यूनिट है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका कि हमें आज भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसी में सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं भाषा नीति कि भाषा नीति क्या है और उसका निर्माण क्यों आवश्यक है, क्यों इसको किया गया। तो सबसे पहली चीज जो इस भाषा नीति के अंतर्गत है जो आज हम देखने वाले हैं वह है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भाषा नीति। पूर्व भारत में भाषा नीति आज का हमारा टॉपिक है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भाषा नीति। 1947 में भारत आजाद हुआ। उस समय निश्चित है कि अंग्रेजी भाषा का बोलबाला अधिक था, लेकिन क्या हमारे भारत की मूल भाषा संस्कृत अंग्रेजी थी? नहीं थी। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत धीरे धीरे मनुष्य में जो है भाषा का भी विकास होने लगा मनुष्यों के बीच में। क्यों कि मनुष्य एक बुद्धिशाली प्राणी था। उसने जैसे कि कहा जाता, ऐसा माना जाता है कि जब मानव की उत्पत्ति हुई उसमें कि पहले सबसे पहले जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में धीरे धीरे विकास होता होता या विभिन्न प्राणी जगत का निर्माण उत्पन्न होते हुए बंदर और मनुष्य कहते हैं, कहा ऐसा जाता है कि दोनों की उत्पत्ति लगभग साथ में हुई थी। लेकिन चूंकि शारीरिक संरचना और बौद्धिक क्षमता के आधार पर मनुष्य बंदर से आगे निकल गया, अन्यथा दोनों का प्रारंभिक अवस्था या जीवन एक जैसा था। मनुष्य भी बौद्धिक क्षमताओं के कारण धीरे धीरे अभ्यास सीखता चला गया और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चला गया। जहां उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, वहीं पर उसी मानव ने भाषा का भी विकास करना प्रारंभ किया। क्योंकि प्रारंभ में तो वो समूह में रहता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समूह में रहने लगा। जब समूह में रहने लगा तो निश्चित है कि आपस में एक दूसरे से अपनी बात को शेयर समझाने के लिए संप्रेषण के लिए किसी भाषा की आवश्यकता थी। प्रयास करते करते एक भाषा का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो जब भाषा का विकास हुआ तो भारत में प्राचीन काल में अगर हम भारत में भाषा का विकास की बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में जो भारत में भाषा का उपयोग किया जाता था वह भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा ही जो थी वह समस्त कार्यों में उपयोग में आती थी, चाहे वो पठन पाठन है, साहित्य है, राजकीय कार्य हैं या आम बोलचाल है। आम बोलचाल में संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया जाता था, यानी कि भारत की जो मूल भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़ने लगे, आवागमन की जो परंपरा है वो होने लगी, जिसमें कि विभिन्न अन्य क्षेत्रों से, अन्य राष्ट्रों के लोगों का यहाँ आना, उनकी सभ्यता और संस्कृति, लोगों का यहाँ से जाना, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ना, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो कि एक प्रारंभ हुई। तब अन्य जो राष्ट्रों से आने वाले लोग थे, जहाँ वो संस्कृत से प्रभावित हुए, संस्कृत को उन्होंने सीखा, हमारी सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने जाना समझा, वही हम उनकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति के संपर्क में आए और हम पे उनका प्रभाव पड़ा। यानी जब तक हम बाहरी किसी व्यक्ति के संपर्क में, बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आए, तब तक भारत की भाषा, मूल भाषा संस्कृत ही हुआ करती थी। बाहरी लोगों के संपर्क में आने पर भाषा के ऊपर उनका प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन मूल भाषा जो थी वह संस्कृत ही थी। मध्यकाल की जहां तक बात करते हैं तो
मध्यकाल की जहां तक बात करते हैं तो मध्यकाल में मुगल वंश का शासन था, ठीक है ना। मुगलों ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मुगल साम्राज्य था तो निश्चित है कि उनके लिए यह संस्कृत भाषा बहुत कठिन थी या उनके लिए समझना इसका संभव नहीं था। और उनकी जो भाषा थी वह अरबी और फारसी हुआ करती थी। तो ऐसे में जब उनका भारत पर साम्राज्य स्थापित हुआ तो निश्चित है कि वे ये अपेक्षा करने लगे कि यहाँ के लोग हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि जो शासक है उसका ही वर्चस्व है। तो वही चीज थी कि जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो उन्होंने आम जनता के जो है उससे अपेक्षा करी कि वे अरबी और फारसी भाषा को सीखें। तो इन्होंने अपनी भाषा, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के हर संभव प्रयास किए। वहाँ राजकीय कार्यों में जहाँ फारसी और अरबी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया, ठीक है ना, अरबी और फारसी भाषा थी। है ना, अरबी और फारसी भाषा थी जिसको कि राजकीय कार्यों में भी स्थान सबसे मुगलों ने दिया, क्योंकि उनके लिए वह भाषा सरल थी। इसलिए अपनी भाषा, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के विकास के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियां या प्रयास करने प्रारंभ किए। तो सबसे पहला जो प्रयास था वह ये था इनका कि उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाने लगी। छात्रवृत्ति दी जाने लगी, जिसकी वजह से लोग प्रेरित हों और छात्रवृत्ति के लालच से ही प्रेरित हों और उर्दू को सीखें। वहीं इन लोगों ने जो था मकतबों को भी अनुदान देना प्रारंभ किया। मकतबों को भी अनुदान देना प्रारंभ किया, जिससे कि यहाँ पर मकतबों में सभी व्यक्तियों को, सभी जाति धर्म के लोगों को उर्दू में शिक्षा प्रदान की जाने लगी। अर्थात कि यहाँ पर जो है मुगल जो है सभ्यता संस्कृति के साथ साथ उसकी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ राजकीय कार्यों में फारसी का उपयोग किया गया, वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाने लगी और मकतबों को अनुदान प्रदान किया जाने लगा, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में अरबी और फारसी भाषा का उपयोग किया जाए। वहीं इस काल में एक और बड़ा कार्य हुआ, वह हुआ कि जो हमारा प्राचीन साहित्य था, है ना, जो हमारा प्राचीन साहित्य था, प्राचीन साहित्य का अरबी और फारसी में अनुवाद हुआ, ठीक है ना। अरबी और फारसी भाषा में हमारे प्राचीन साहित्य रामायण आदि का अनुवाद किया गया, जिससे कि वो ग्रंथ भी अरबी और फारसी भाषा में ही उपलब्ध होने लगे। इस तरह से एक तरह से कहा जाए कि जो प्रारंभिक 40 से 50 दशकों में जो था उसमें अरबी और फारसी का इतना प्रचार प्रसार हो चुका था कि यहाँ के जो लोगों के बीच में जो इस भाषा ने अपना पूर्ण स्थान बना लिया था। यानी कि अब यहाँ के लोग अरबी और फारसी भाषा को स्वीकार कर चुके थे, समझते थे, बोलते थे, उपयोग में लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें हर कार्य, चाहे सरकारी कार्य करना है तो उसके अंदर राजकीय भाषा उर्दू फारसी थी, तो उनका उसका उपयोग करना अनिवार्य होता था। उसे प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने विद्यालय स्तर से ही प्रारंभ किया, जिससे कि इस भाषा का प्रचार प्रसार हो चुका। अगला जो था इसमें वह था आधुनिक काल। आधुनिक काल हमारे इतिहास का तीसरा जो काल है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल में मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ यहाँ पर जहाँ मुगल साम्राज्य का पतन हुआ वहां अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई, अर्थात अंग्रेज भारत आए। प्रारंभिक अवस्था में तो भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी या
जो एक वैश्विक व्यापारिक नीति का जो प्रचार प्रसार हुआ था या नया नया, तो उस चक्कर में ये व्यापार के दृष्टिकोण से भारत आए। यहाँ पर प्रारंभिक कालों में तो ये इनका मतलब केवल व्यापार से था, क्योंकि अन्य किसी कार्यों में इन्हें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। लेकिन भारतीय राजनीति जो थी उस समय, यानी कि भारत बहुत विघटित राज्य था, देश था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और एक शासक दूसरे के प्रति एक छल कपट आदि की जो थी वो बहुत उस समय व्याप्त थी। ऐसा वातावरण था जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और भारतीयों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे इन्होंने भारत पे अपना अधिकार स्थापित कर दिया। यानी कि अब वे भारतीयों के ऊपर अपना शासन करने लगे, और इसकी वजह से जो था वहां पर अब उनके लिए अनिवार्य हो चुका था कि जो भारत पर वे अपना शासन स्थापित कर रहे हैं किया है, तो उनके लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो गई थी, क्योंकि आम व्यक्ति या राजकीय कार्य वगैरह में हिंदी या संस्कृत का वे उपयोग नहीं कर सकते थे, और इसीलिए उस समय इन्होंने जो है धीरे धीरे भारतीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना प्रारंभ किया। सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये भारत में स्थापित हुए, इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और यहाँ पे सर्वप्रथम 1813 में एक आज्ञा पत्र पारित किया गया। आज्ञा पत्र पारित किया गया जिसमें शिक्षा के प्रति शिक्षा की जो जवाबदेही थी वह कंपनी पर डाली गई। ठीक है ना। शिक्षा की जवाबदेही की घोषणा की गई। यानी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के मतलब शासन के दौरान 1813 में सबसे पहले जो एक आज्ञा पत्र पारित किया गया, जिसमें जो शिक्षा का जो जवाबदेही थी या शिक्षा के प्रति जो जवाबदार था वह कंपनी को सौंपा गया। यानी कि अब कंपनी नीति बना सकती है कि भारत में शिक्षा नीति किस तरह से लागू हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो। यहाँ पर जो था एक प्राच्य और पाश्चात्य के मध्य एक विवाद उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय समर्थक थे वे पाश्चात्य प्राचीन जो प्राच्य शिक्षा थी उस पर बल देते थे, और जो पाश्चात्य ब्रिटिश समर्थक थे वे पाश्चात्य शिक्षा पर अधिक बल देते थे, जिसकी वजह से उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को लेकर आपस में एक बड़ा लंबा विवाद चला, जिसका कि जो अंत हुआ वह जाकर वो हुआ 1834 में। 1834 में उस विवाद का अंत हुआ, जिसमें कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वह आई, उसमें शिक्षा से संबंधित अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि हर 20 वर्ष में शिक्षा व्यवस्था में का पूरा निरीक्षण परीक्षण किया जाए और जो आवश्यक संशोधन सुधार है उनको लागू किया जाए। तो इसी उसमें लॉर्ड मैकाले को शिक्षा संबंधी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कार्य सौंपा गया, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने अपनी संस्तुतियां उस समय जो लॉर्ड कर्जन थे उनके सामने प्रस्तुत करी। यहाँ पर उन्होंने एक बात बड़ी मतलब कि भारतीय साहित्य के बारे में जो कहा वो बड़ा पीड़ादायक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारतीय और अरबी भाषाओं के जो साहित्य हैं उनका मूल्य जो है वो ब्रिटेन की जो पाश्चात्य साहित्य हैं उन साहित्यों की एक अलमारी में रखे जाने योग्य जितना साहित्य है उस एक अलमारी के साहित्य से भी इन साहित्यों का मूल्य कम है।
यानी कि भारतीय, क्योंकि उस समय तक संस्कृत और फारसी अरबी भाषाएं इतनी घुल मिल चुकी थी कि दोनों का भारत की अपनी भाषा होने का गौरव प्राप्त हो चुका था। तो ऐसे में अंग्रेजों ने यही बात कही कि ये दोनों ही भाषाओं के जो साहित्य हैं वो इतने निम्न कोटि के हैं कि ये पाश्चात्य भाषा के एक अलमारी के साहित्य से भी कमतर इनको आंका जा सकता है, या इनका मूल्य उससे भी कम है। इसी और यहीं पर आकर प्राच्य और पाश्चात्य का जो विवाद था वह समाप्त हो गया। क्यों कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी भाषा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर विकसित विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अंग्रेजी में ही अंग्रेजी साहित्य को ही पढ़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति आगे बढ़ने की लालसा रखता है, तो इसका प्रभाव वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। और यहाँ पर उन्होंने इस लॉर्ड मैकाले की इस विचार से प्राच्य और पाश्चात्य का जो विवाद था वो समाप्त हो गया। उसके बाद में शिक्षा का माध्यम यहीं से, क्योंकि इस विवाद को समाप्त करते हुए इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। यानी कि अब शिक्षा का जो माध्यम था वह अंग्रेजी को घोषित कर दिया अनिवार्य रूप से, या भारतीय के ऊपर अंग्रेजी भाषा को थोप दिया गया कि अगर शिक्षा अर्जित करनी है तो अंग्रेजी भाषा में ही आपको शिक्षा अर्जित करनी है। अगली बात है 1844 1844 में लॉर्ड हार्डिंग में लॉर्ड हार्डिंग ने अंग्रेजी को कंपनी में नौकरी के लिए नौकरी की आवश्यक शर्त बनाया। यानी कि यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग ने यह शर्त रख दी थी, या इसको अनिवार्य योग्यता घोषित कर दिया था कि अगर कंपनी में नौकरी करना चाहते हो तो वहां पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जिस व्यक्ति को है वही उस कंपनी में नौकरी करने की पात्रता रखता है। अगला था 1854 में अंग्रेज जो यहाँ पर था लॉर्ड बेंटिंग ने अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों की कमी की ओर ध्यान दिलाया। यानी कि अंग्रेजी को और महत्व देने के लिए यहाँ पर एक और स्टेप उठाया गया 1854 में, जिसमें कि लॉर्ड बेंटिंग का जो शिक्षा घोषणा पत्र लागू आया था, उसकी संस्तुतियां जो आई थी उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों की कमी है, जिसकी कंपनी इस चीज पर ध्यान दे और पाठ्य पुस्तकों की समुचित व्यवस्था करे। अर्थात कि अंग्रेजी का एक और आगे स्टेप अंग्रेजी को महत्व देने का था। फिर बाद में था इनका 1882 में 1857 की क्रांति के बाद की स्थिति के 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को महत्व प्रदान किया। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को स्थान दिया या महत्व दिया, ठीक है ना। यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग ने भी 1882 में अंग्रेजी को ही अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान
प्रदान किया, यानी कि एक कदम और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व स्थापित करने का था। उसके बाद में था 1909 में लॉर्ड कर्जन के समय। 1909 लॉर्ड कर्जन, हाँ लॉर्ड कर्जन ने मतलब कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय भाषाओं की तरफ कंपनी का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने भारतीय भाषाओं के महत्व की तरफ कंपनी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन राजकीय कार्यों में राजकीय कार्य अंग्रेजी में ही किए जाएं। जब उन्होंने ये नीति रखी कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम में महत्व दिया जाए और बाहर राजकीय कार्य जो है वो हिंदी अंग्रेजी में ही किए जाए, लेकिन जब भारतीय भाषाओं के महत्व की बात आई तो यहाँ पर उनके इस सुझाव को विशेष महत्व नहीं दिया गया और इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। उसके बाद में था 1937 की जहाँ बात आई तो 1937 में आंदोलन, मतलब यहाँ पे 1937 में भी भारतीय आंदोलन बहुत तीव्र गति से थे, बहुत तीव्र हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी प्रत्यक्ष, क्योंकि यहाँ प्रांतीय शासन स्थापित हो चुके थे आंदोलनों के कारण, और इन प्रांतीय शासनों में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को स्वीकार, मतलब प्रांतीय भाषाओं को या स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजी को भी एक विषय के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन अब तक जो था भारतीयों के ऊपर, युवाओं के ऊपर अंग्रेजी का इतना प्रभाव पड़ चुका था कि अब उस नीति की तरफ या उस बात के ऊपर उन लोगों ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सर सार्जेंट ने 1944 में, है ना, 1944 में सर सार्जेंट ने भी इसे मतलब कि युवा प्रांतीय भाषाओं को भी उन्होंने समर्थन, 1947 में जो स्थानीय स्वशासन स्थापित हुआ था उन्होंने प्रांतीय भाषा या मातृभाषा पर बल दिया था, जिसको कि सर सार्जेंट ने 1944 में स्वीकार किया था। लेकिन युवाओं पे अंग्रेजी का इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। अर्थात कि आधुनिक काल में जो अंग्रेज चाहते थे, मतलब कि इन 50 दशकों के लगभग जो ये था कि भारत में अंग्रेजी का पूर्ण वर्चस्व या पूर्ण अधिकार प्राप्त कर चुकी थी, अर्थात कि जो भारतीय भाषाओं के विकास की जहाँ बात आती है तो हम संस्कृत से चलकर अंग्रेजी तक पहुंचे, और आज भी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा जो हमारी मूल भाषा थी या मातृभाषा थी, उसको कोई भी व्यक्ति बोल क्या पढ़ भी नहीं सकता है। इतना हम लोग हमारी ही अपनी ही संस्कृति, अपनी ही भाषा से इतना दूर हो चुके हैं। उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा जो संस्कृत से ही निकली है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि हम अंग्रेजी पर अधिक बल देते हैं तुलनात्मक रूप से हिंदी में, क्योंकि उच्च शिक्षा कहो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहो, चाहे कुछ भी कहो, सभी अंग्रेजी में ही होते हैं, जिसका प्रभाव है कि हमारी अपनी मातृभाषा की बजाय हम अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल देते हैं। आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, इससे और आगे का जो है कल के वीडियो में करेंगे। अभी इसी आधार पर हम कोई प्रश्न इस पर नहीं है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे ही घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।